दोस्तों मैं जुगल सरकोटा राजस्थान से। जैसा कि आपको पता है कि एक के बाद एक सारी क्लास आप तक पहुंच रही है और उसी क्रम में से आज अपन जो क्लास पहुंचाने वाले हैं आपके पास में वो शानदार क्लास आपको पता हो तो वाल्व को लेकर के अपने बात की थी कि वाल्व क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ अपन ने पढ़ी है दोस्तों उसमें बात की थी वाल्व। और वाल्व की बात करता हूँ तो वाल्व क्या होता है आपको बताया कि वह माध्यम जो एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह साधन ठीक है, यह वह साधन जो कि प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डिस्क धारा में परिवर्तित करता हो। यह यूँ कहे कि धारा को एक ही दिशा में बदलने का साधन जो कहलाता है वाल्व कहलाता है। अब यहाँ अपन बात करते हैं उसी वाल्वों से जो है और आगे चीज़ें बनती है और वो आता है डायोड वाल्व। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं और आपको इसी में ही करना पड़ेगा आगे डायोड वाल्व। ठीक है जी, बिल्कुल आगे चलते हैं, अपन शुरुआत करते हैं डायोड वाल्व की। ठीक है, तो डायोड वाल्व किसे कहते हैं ये देखना है। चलिए बात क्लियर करते हैं डायोड वाल्व। तो यहाँ लिखिएगा डायोड वाल्व। एक मिनट ये लीजिएगा कलर और चलिए लिखेंगे डायोड वाल्व। अब डायोड वाल्व किसे कहते हैं, ये है डायोड वाल्व। अब डायोड वाल्व को तो डायोड ही बोलेंगे, वाल्व को वाल्व बोलेंगे। तो यहाँ यही बात आपको ध्यान रखना, तो इसको बोलेंगे डायोड वाल्व। क्या बोलेंगे, डायोड वाल्व। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो बात बता रहा हूँ आपको आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है डायोड वाल्व का चैप्टर। और डायोड वाल्व में मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि भाई क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका जो कार्य है वो क्या है, और कार्य से भी पहले मैं यहाँ एक सिंबल बना देता हूँ, उसकी बात करते हैं। तो कार्य देखिएगा, जनरली मैं आपको बताता हूँ इसका जो कार्य होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करता, मतलब धारा को एक की दिशा में। इसके दो कार्य हैं, धारा को धारा को एक ही दिशा में बदलना, ये कार्य होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि धारा को एक ही दिशा में बदलने का कार्य कौन करता है यहाँ पर। तो आपको ये साफ साफ शब्दों में लिख दिया मैंने कि डायोड वाल्व। दूसरा एक और कार्य है इसका, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सेकंड नंबर का जो कार्य है वो है एसी को प्रत्यावर्ती धारा, एसी को डीसी में डिस्क धारा में डीसी में बदलने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, बदलना। ये डायोड से ही अपन यहाँ रेक्टिफायर परिवर्तन बनाते हैं, तो वो भी ये एसी को डीसी में बदलता है। तो यहाँ से ही शुरुआत होती है एसी को डीसी में बदलने के लिए जो है कार्य करता, पहली बात। दूसरा जो कार्य लिखा है मैंने यहाँ, तो ये डायरेक्ट कार्य पे पहुँच गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, इसका एक सिंबल है। क्या है, सिंबल है। और सिंबल क्या है इसको देखो, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सिंबल की बात करता हूँ तो इसका एक सिंबल है, वो कैसा है आप देखिए, ध्यान से देखना। इधर देखो, यहाँ सिंबल्स मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। और इसी में ही चलो इसमें तो थोड़ा सा फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ से, चलिए मैं बात करता हूँ सिंबल की। तो सिंबल होता क्या है, कैसे होता है, इस पर पूरी परिचर्चा होगी अपनी विस्तार से। ठीक है, और मैं साथ के साथ में उसकी इधर कुछ चीज़ें और लिखता जाऊँगा। तो सिंबल से जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है अपने पास में यहाँ पर सीधा सीधा मुद्दे की बात करें तो यहाँ मैंने बना दिया ये सिंबल। अब डायोड वाल्व है, ऊपर वाला जो एक बिंदु रहेगा और यहाँ इसमें इस टाइप से रहेगा, और नीचे वाला भी एक बिंदु रहेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ साफ साफ शब्दों में, तो ये आपका इस टाइप से रहेगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने लिया ये। अब देखो दोनों तरह की कंडीशंस है, एक एनोड है तो एक कैथोड है। दो प्रकार की स्टेप आपकी इसमें बन रही। ऊपर का सिरा कौन सा होगा, नीचे का सिरा कौन सा होगा, ये बात आपको। ऊपर का सिरा प्लस वाला होगा, नीचे का सिरा जो होगा माइनस वाला। और प्लस वाले और माइनस वाले में आप अच्छी तरह से जानते हो, अच्छी तरह से। यहाँ इसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं भैया, एनोड। और इसी को भी बोलते हैं यहाँ पर कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। तो दोस्तों क्लियर करना है, समझना, कोई कंफ्यूजन मत रखना। ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, लेकिन एक इसमें बीच में और जो सिरा लगाया जाता है उस पर मैं बात करूँ तो आपके यहाँ पर ध्यान से देना, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ। तो यहाँ एक बीच में एक और सिरा लगाया जाता है जिस पर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो क्या सिरा है, देखिएगा यहाँ जिसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट।
तो फिलामेंट इस टाइप का होता है, पूरा पूरा आप देख लीजिएगा, ये आपका पूरा फिलामेंट रहेगा, सिर्फ अंतर यहाँ ये आपके, तो ये तंतु है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो सिरा है, ये इधर वाला सिरा क्या है, ये एनोड का, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इधर वाला सिरा किसका है, कैथोड का, ठीक है। नीचे वाला सिरा किसका है, कैथोड का, तो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये एनोड का सिरा ऊपर सही है, यहाँ पर जो है ये माइनस का सिरा, मतलब यहाँ जो है माइनस से सीधा सीधा साबित हो रहा है कि भाई जो सिरा है वो किसका है, माइनस वाला, और माइनस का मतलब होता है यहाँ कैथोड वाला, और कैथोड जो है ये सिरा आपका, तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से ही अपनी क्लास स्टार्ट होती है जी दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए यहाँ से जब क्लास स्टार्ट होती है तो होता क्या है, सबसे पहले मैंने इसका कार्य लिखा, कार्य आपने समझा लिखा, एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं अपन यहाँ। तो ये देखिएगा डायोड वाल्व का जिक्र कर रहे हैं। अब डायोड वाल्व में सबसे पहले डायोड वाल्व होता क्या है, इसके बारे में ध्यान दीजिए। इसका कार्य धारा को एक दिशा में बदलना, एसी को डीसी में बदलना, ये डायोड वाल्व का कार्य। दूसरा मैंने यहाँ सिंबल्स बनाया है, संकेत बनाया है, आप इससे समझ सकते हो। इसका मतलब है इसमें सिंबल्स तो आपने पढ़ लिया, ये समझ भी लिया, लेकिन एक बात बताना, अब अगला अगर पॉइंट आता है, यही लिख देता हूँ मैं सिंबल, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, देखिएगा यहाँ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये है सिंबल, ये किसका है, डायोड वाल्व का सिंबल। अब मैं आराम से इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, बिल्कुल, ये लीजिएगा। तो मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, वो क्या है, डायोड वाल्व में ही मैं यहाँ एक चीज़ और साफ साफ लिखना चाहता हूँ कि इसके भाग कितने हैं, कितने पार्ट है। इसके पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ, इसके अगर भाग की बात करूँगा तो भाग कौन कौन से होंगे, इस पर अपन को ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ। तो इसके जो 2 भाग है, 3 भाग है, 4 भाग है, 5 भाग। क्वेश्चन आया है कि डायोड वाल्व के भाग कितने होते हैं, 2, 3, 4 या उपरोक्त में से कोई भी। तो आपको आंसर क्लिक करना होगा, बोलो बताओ। तो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा एनोड, यहाँ आपको कैथोड दिख रहा होगा, और यहाँ एक जो चीज़ और दिख रही है उस पर मैंने लिखा नहीं है अभी, वो है फिलामेंट। क्या है, फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब होता है तंतु, जिस पर मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये एक और चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको बोलते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट का अगर मैं बात करूँ तो फिलामेंट यहाँ पर है, इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु। तो लीजिएगा, ये वाला जो भाग है ये है तंतु वाला भाग। कौन सा वाला भाग, ये जिस पर मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये दोनों भाग जो है आपका तंतु कहलाता, जो कि टंगस्टन का बना होता है। किसका बना था, और टंगस्टन को अपन यहाँ W से लिखते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी W बना दिया। तो टंगस्टन को किससे लिखते हैं, W से। तो यहाँ टंगस्टन तंतु होता, ये भी आपको क्लियर हो गया। ये तंतु वाली बात भी फिलामेंट बोलते हैं। तो एनोड हो गया, कैथोड हो गया, तंतु हो गया। और ये सारी की सारी चीज़ें जब आपको स्पष्ट हो गई थी, इसके भाग कितने, आपको 3 दिख रहे हैं कि 2 दिख रहे हैं, मुझे कितने दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरी बात करूँ तो मुझे तो 2 दिखाई दे रहे हैं, आपको कितने दिखाई दे रहे हैं मैं नहीं जानता है? आंसर आप कितना करते, 3 ही करते हैं ना, आंसर कितना करते, 3 ही करते हैं आप, एनोड, कैथोड और तंतु। नहीं जी, अगर ऐसे ऑप्शंस आए तो अलग बात है, लेकिन आपको जनरली ध्यान रखना है 2 प्रकार के ऑप्शन उसमें देखने को मिलेगा जी। कौन सा मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर अपन ध्यान देते हैं। सबसे पहला नंबर का इसमें आएगा 2 भाग में। फर्स्ट नंबर का अगर बात की जाए तो वो आएगा फिलामेंट। क्या आएगा यहाँ पर, फिलामेंट, या फिर यूँ बोल सकते हैं तो टर्मिनल। क्या बोलते हैं, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है यहाँ पर जो है 2 टर्मिनल है। टर्मिनल में यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ अपन बात करते हैं तो 2 टर्मिनल है। देखिएगा यहाँ अगर साफ साफ बात करूँ तो टर्मिनल कितने हैं यहाँ पर, 2। और टर्मिनल में यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर इसको टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, तो यहाँ एक प्लस वाला है और एक बी जो कि एक माइनस वाला है। अब बात करते हैं टर्मिनल भी आपके 2 है तो वो एक अलग बात है, एक प्लस और एक माइनस। लेकिन यहाँ जो भाग हुए वो 2 ही हुए हैं। अब दूसरा भाग कौन सा हुआ, तो दूसरे में अपन बात करते हैं। तो दूसरा जो भाग हुआ है वो है फिलामेंट। क्या है, वो है फिलामेंट। फिलामेंट को अपन यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये रहा फिलामेंट, और फिलामेंट को अपन बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु। और जो तंतु है ये दूसरा भाग। चलिए, अब आपको साफ साफ शब्दों में समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ, किस तरह से आपको समझाना चाहता हूँ। तो एक एक चीज़ को आप क्लियर कीजिएगा, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा जो बात मैं बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ तक तो आपने क्लियर कर लिया
कि भाई पार्ट हो गए, भाग इसके दो हो गए, टर्मिनल तंतु भी हो गया। बात करते हैं एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल से भी बात करूँ तो पहले भाग पर अपन पहुँचते हैं, इसको अपन सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। किसको, टर्मिनल को। टर्मिनल सबसे पहला अपन एनोड पढ़ लेते हैं, फिर कैथोड पढ़ लेते हैं, एक पहले कैथोड पढ़ लेते हैं, फिर एनोड पढ़ लेते हैं। चलिए कोई सब ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट पर अपन बात करते हैं, और पहला पॉइंट जो आपके सामने है वो है, देखिएगा लिखिएगा इसमें, जो पहला पॉइंट है वो है आपके सामने कैथोड। क्या है, कैथोड। अब कैथोड जो होता है, ये कैथोड क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि कैथोड का कार्य क्या होता है। तो यहाँ ये पहला पॉइंट आपके सामने है, कैथोड। इसको बोलते हैं, यहाँ इसके निकनेम भी है भाई। इस कैथोड की अगर बात करते हैं तो इसके उपनाम भी है। अब उपनाम आप कहाँ लिखोगे, देखिएगा ध्यान से देखना आपको। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसी में ही आपके निकनेम की संख्या दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका उपनाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, उपनाम। शायद ही आपको कम दिख रहा होगा, मैं दूसरी इंक लेता हूँ, ठीक है। उपनाम की अगर बात करते हैं तो उपनाम में पहला जो उपनाम है वो है आपका, यहाँ पर साफ साफ देखो, कैथोड का जो उपनाम है वो है पॉजिटिव। क्या है, सॉरी पॉजिटिव नहीं है भाई, क्या है, नेगेटिव। क्या है, देखिएगा कैथोड की बात करते हैं तो इसका उपनाम है यहाँ पर नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव की अपन बात कर रहे हैं तो इसको अपन यहाँ पर कह सकते हैं नेगेटिव। अब ये नेगेटिव को बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये है आपका ऋणात्मक तंतु। तो यहाँ आपको ध्यान देने की बात है कि मैंने उपनाम में भी लिख दिया है कि इसका सबनेम क्या है, निकनेम क्या है। तो आपको बता दिया है कि भाई यहाँ साफ साफ शब्दों में कि ऋणात्मक है। अब कैथोड आपका हो गया, उपनाम आपका हो गया, नेगेटिव आपका हो गया, तो ये आपका तंतु हुआ। लेकिन ध्यान रखना, इसका अगर आपसे पूछे कि वर्क भी तो होगा कोई ना कोई, भाई इसका कोई ना कोई कार्य जरूर होगा। तो यहाँ पर इसका कार्य भी बता दीजिएगा। तो कार्य की अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या कार्य है, ध्यान से देखना इस पर अगर कार्य का जिक्र मैं करता हूँ तो इसका कार्य क्या है। तो ध्यान देने की सबसे पहली बात है कि इसका कार्य इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना, तो इसका कार्य है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना, इसका कार्य है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना। अब आप यहाँ साफ शब्दों में समझ सकते हो कि इसका जो कार्य है वो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना। और किस तरह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है इस पर अपन पर चर्चा करते हैं। आपको पता हो तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करने के जो है इसकी भी दो विधियां हैं। इसका जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दो विधियां हैं, अर्थात तो दो प्रकार की विधियां इसके लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करने की विधियां अगर मैं पूछूं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने की अगर आपसे कोई विधेयक पूछे तो विधियों में आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी कितनी विधियां उत्सर्जन की, दो विधियां। कितनी हैं, दो विधियां। दोनों विधियों पर अपन पर चर्चा करते हैं। देखिएगा दोनों विधियों पर अगर परिचर्चा करते हैं तो कौन सी विधि होगी इस पर ध्यान से देखना। तो पहला नंबर की बात करते हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर की अगर जो विधि है तो उस पर ध्यान देंगे तो पहले नंबर की जो मेथड आएगा वो आएगा इसमें डायरेक्टली। क्या आता है, डायरेक्टली हीटिंग, ठीक है। डायरेक्टली हीटिंग का मतलब होता है यहाँ हीटेड, ठीक है, हीटेड, डायरेक्टली हीटेड। दूसरी डायरेक्टली का मतलब होता है यहाँ पर देखिएगा प्रत्यक्ष, हिंदी में अगर बात करते हैं इसको तो प्रत्यक्ष उष्मित, प्रत्येक उष्मित, ये आपको ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ दूसरे नंबर की तो एक और है जिसका नंबर 2 अपन यहाँ लिख सकते हैं, वो है इनडायरेक्ट। क्या है, इनडायरेक्टली हीटेड, ध्यान देखना, अनहीटेड मतलब अप्रत्यक्ष, सीधा सीधा यहाँ पर आता तो अप्रत्यक्ष उष्मित, ये कंडीशंस आपको यहाँ पर देखना होगा। तो दोस्तों यही बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, समझना कोशिश करना। तो दोनों चीज़ों को आपको यहाँ स्पष्टीकरण हो रहा होगा। उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुँच पा रही और मैं यही बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट आपने देखा यहाँ क्या पढ़ा कि डायोड वाल्व क्या होता, तो कार्य है धारा को एक दिशा में
बदलना, धारा को एक दिशा में बदलना। दूसरा क्या है इसका कि एसी को डीसी में परिवर्तन करना, ये किसका है, डायोड वाल्व का कार्य। भाग कितने होते हैं जी, दो होते हैं, है ना। अगर बात करते हैं टर्मिनल जो है इसमें पहला है टर्मिनल, दूसरा है फिलामेंट, ये दोनों ही भाग है, इसके ध्यान रखना, पहला और दूसरा ये दोनों भाग है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि टर्मिनल में कौन सा, तो पहला नंबर का ए जिसे बोलते हैं यहाँ पर पॉजिटिव, और बी जिसको बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं तो उपनाम इसको यहाँ पर देखिए, आगे देखिएगा इसके भाग जो है एक एनोड, एक कैथोड, एक पैथोड। लेकिन ये एनोड कैथोड तो टर्मिनल में मैंने काउंट कर लिए, ठीक है। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, अगर वो तीनों ही दे रखे ए बी सी तो आपको ए बी सी तीनों उपलब्ध करना है, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको क्लिक करना है ना। और वहाँ दे रखा है एक टर्मिनल और एक जो है तंतु, तो फिर और यही देना ऑफ टर्मिनल तंतु ए बी, ठीक है। तो आंसर क्लिक कर देना। तो ऐसी स्टेप आपके साथ आती है जो कि मैंने आपको बताई है। अब बात है कैथोड, कैथोड को सबसे पहले जो उपनाम है इसको नेगेटिव या ऋणात्मक भी कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो यहाँ इसका कार्य इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना, तो आपसे पूछना डायोड वाल्व में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने का कौन कार्य करता है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है तंतु अर्थात फिलामेंट, कैथोड, एनोड। तो आपको तीन ऑप्शन है या फिर उपरोक्त सभी, तो आपको बताना है यहाँ पर साफ साफ कैथोड इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दो विधियां हैं, यहाँ पर दो विधियों की बात करते हैं तो दो विधियों में पहला है डायरेक्टली हीटेड, यहाँ प्रत्यक्ष उष्मित, और दूसरा इनडायरेक्टली हीटेड मतलब अप्रत्यक्ष उष्मित। इस प्रकार की दो विधियां इसमें दी गई है जिनको अपन विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। तो उम्मीद दोस्तों आपको मेरी बात पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। लेकिन एक बात बताऊं तो स्टेप बाय स्टेप इसको जो है स्क्रीनशॉट भी ले लो और आगे भी पढ़ेंगे अपन, बढ़ेंगे, ठीक है, लिखिएगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा था, याद होगा, जैसा कि मैंने बताया कि भाई किस प्रकार से जो है अपना डायोड वाल्व कार्य करता है, और इसके जो तंतु होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, वो कितने होते हैं। यहाँ पर टर्मिनल्स की बात की तो दो, और तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो टर्मिनल में अपन सबसे पहले क्या है, कैथोड पढ़ रहे थे, और कैथोड में बात कर रहे थे तो इसको प्रचारित करने की दो विधियाँ हैं। पहली विधि अपन बात करेंगे यहाँ नंबर एक मेथड जिस पर अपन को परिचर्चा करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर आपको यहाँ पर देखना है कि पहली मेथड में जो है कौन सा आएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसको बोलते हैं अपन यहाँ पहली ही विधि में जिस पर जिक्र करना है, तो वो पहला मेथड आएगा डायरेक्ट। यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्टली हीटेड, मतलब यूं कहे सरल लैंग्वेज में अगर इसको बोलेंगे तो डायरेक्टली का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से। तो इसको यूं बोलते हैं अपन यहाँ प्रत्यक्ष उष्मित। और प्रत्यक्ष जो उष्मित विधि है, इस प्रत्यक्ष उष्मित में क्या होता है इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है, मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रत्यक्ष में मतलब जो होता है एक्चुअल में ये कैसी बनावट होती है। पहली बात तो मैं यहाँ पर प्रत्यक्ष में अगर बात करूँ तो इसका एक सिंबल्स में यहाँ पर बनाता हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ प्रत्यक्ष में तो यहाँ एक कुंडली ये बनती है, क्या शेप बनता है, क्या बनता, शेप। ये लीजिएगा एक शेप ऐसा बनता है प्रत्यक्ष में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये शेप बनता है जिसमें यहाँ अपने लिया और यहाँ ये लिया, ये शेप बन गया जिसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। पहला शेप इसमें आपको बात करते हैं। दूसरा एक और शेप बनता है जो कि अभी अभी मैंने आपको तंतु में बनाया था। किस में बनाया था, तंतु में। तंतु में कैसा बनाया था ये आपने देखा भी थोड़ी देर पहले, पता भी होगा। देखो आगे क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको साफ साफ। तो ये आपका पहला जो शेप अपने जिस पर जिक्र किया तो ये आपके हो गया। दूसरा एक और होता है इसी क्रम में, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ऐसा आप समझिएगा सरल लैंग्वेज में। और यहाँ से सीधा लेंगे और यहाँ से भी सीधा लेंगे, ऐसा आप लेकर के सीधा जो है यहाँ पहुँचोगे और यहाँ पहुँचोगे। ये जो आपका जो है ये दूसरे नंबर का बन गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, मिला दो इसको बराबर। अच्छा यहाँ तक एक और मैं अब आपको बताऊँ तो कुंडली है तो कुंडली नुमा ही बनेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको यही बता देना चाहता हूँ कि ये कुंडली है आपकी, क्या है, और ये कुंडली है। समझना सरल लैंग्वेज में, आपको मैं यहाँ साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ। अब जो ये कुंडली है तो ये तो यहाँ से आपकी कुंडली बन गई, ये आपका बन गया। लेकिन यहाँ पर एक और जो है आपको यहाँ कुंडली दिखाई दे रही, तो यहाँ से जो कुंडली बन रही है देखना, यहाँ से जो कुंडली बन रही है ये आपके आ रही है और ये सीधी ऐसे आकर के यहाँ ये, तो ये आपकी बनी कि नहीं बनी। तो इसका मतलब ये इसका शेप होता है जो आपको मैंने बताया। अब आपको ये शेप किसका, प्रत्यक्ष का।
प्रत्यक्ष में सबसे पहली अगर बात पूछे आपके कि इसमें जो तंतु है अर्थात फिलामेंट है वो किसका बना हुआ पहला अगर पॉइंट आपसे कोई पूछे तो ये है अपना फिलामेंट की, और आपको यही बताना है कि इसका जो फिलामेंट है, अगर मैं बात करूं इसका, अगर तंतु की अगर जिक्र करूं कि तंतु किसका बना होता है, तो आपको यही बात ध्यान से बताना है कि भाई तंतु का जो प्रयोग करेंगे वो होता है इसमें टंगस्टन। किसका? टंगस्टन। टंगस्टन तंतु का प्रयोग करते हैं। हाँ भाई, टंगस्टन का, किसका? टंगस्टन तंतु का। और टंगस्टन को अपन अच्छी तरह से आपको पता है कि इसको लिखते हैं डब्ल्यू से। किसे लिखते हैं टंगस्टन को? डब्ल्यू से। ठीक है, तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, तो इसको डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं तो तंतु कौन सा प्रयोग किया गया? टंगस्टन का। और व्यक्त किससे किया गया? डब्ल्यू से। तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दूसरा नंबर का, यहाँ तंतु कब गर्म होगा, तंतु के गर्म होने की पोजीशन क्या रहेगी? तो तंतु तब गर्म होगा जब इसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो धारा प्रभाव पर तंतु गर्म हो जाता है ना। तो ठीक है, तंतु का गर्म, ठीक है ना, तंतु गर्म। तो यहाँ पर यही बात आपको देखना है कि तंतु गर्म। अब तंतु जब गर्म होगा तो कब होगा? ठीक है, तो साफ शब्दों में अगर लिखो तो तंतु का गर्म होना। गर्म कब गर्म होगा? धारा प्रवाह पर। किस पर? जब धारा प्रवाह होगी तो ये आराम से ही गर्म होगा। तो धारा प्रवाह होने पर, धारा प्रवाह होने पर, धारा का फ्लो होगा। ठीक है, तो होने पर ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, डन। तो धारा प्रवाह होने पर ये क्या होगा, यहाँ पर इसमें क्या होगा कि तंतु क्या होगा? गर्म होगा। ऐसी स्टेप आपके साथ आई। दूसरी एक और बिंदु अगर मैं यहाँ पर इसी में ही बात करूँ, तंतु तो गर्म होगा लेकिन ये कार्य कब करेगा? कार्य कब करेगा? तो कार्य का आपको देखना पड़ेगा। देखिएगा, यहाँ मैं बात बता रहा हूँ, तो कार्य की अगर पूछे कि ये कार्य कब करेगा दोस्तों, तो ये बात भी आपको स्पष्ट रूप से होना चाहिए। कार्य करने के लिए इसको एक विशिष्ट तापमान जब देंगे तब जाकर के एक विशिष्ट टेम्परेचर पर जो है ये कार्य करने लगेगा। विशिष्ट टेम्परेचर वो है, देखिए क्या होता है ना, कार्य है ना, कार्य तब करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कब करेगा? जब 2100 से 2200 डिग्री टेम्परेचर पर ये गर्म हो जाता है। देखिए, जब 2100 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म होने पर यह है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगता है। तो यहाँ यही बात आपको देखना, उत्सर्जन करने लगता है। इसका मतलब कार्य कब करता है? जब टेम्परेचर आपका कितना हो जाता है, यहाँ 2100 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हो जाता है तो ये कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें एक बिंदु और है जो मैं नोट डाल के लिखना चाहता हूँ। ध्यान दो, इसमें एक बिंदु और है प्रमुख रूप से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें किस तरह से क्या करता है ये पॉइंट। वो ये है कि एक और होता है, इसी टंगस्टन तंतु पर थ्योरियम का लेप कर देते हैं। तो इसका यूँ सही लैंग्वेज में यूँ लिखेंगे कि थ्योरियम आलेपित तंतु 1500 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा, अर्थात ये है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगेगा। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगेगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या करने लगेगा? उत्सर्जन करने
लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्लियर कंडीशन करना है कि भाई किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगेगा। तो ये था आपका। अब इसमें आपसे पूछे कि डायरेक्ट हीटर में जो प्रत्यक्ष में बात करते तो इस तरह की संरचना होती है, पहली बात। दूसरी अगर बात करें तो आपको फिलामेंट कौन सा है, टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, जिसे डब्ल्यू से गर्म जो होने पर क्या होता है, धारा जब गर्म कब होगा, धारा प्रवाह करने पर। कार्य क्या होगा, जब यहाँ पर 2100 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस पर ये कार्य करने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर क्या करने लगा, उत्सर्जन करने लगेगा। और थ्योरियम वाला अगर इसमें लेप कर दिया गया तो फिर 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेगा, यहाँ पर लैप करने लगा। तो इस तरह से इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात की दोस्तों। शायद आपको ये बात पसंद आए तो इनको एक बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको कोई असुविधा भी न हो। तो उम्मीद है आपने उतार लिया। तो अपन और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा, इसको तो यहीं रख देते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए, इसमें आपको लिखना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। जी बिल्कुल, क्या करोगे नेक्स्ट पेज में, आइए मेरे साथ में। मैं आपके साथ में पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ। और इसमें सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं, याद होगा आपको क्या पढ़ रहे हैं, ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि भाई डायोड जो वाल्व है वो एक्चुअल में होता कैसा है, इसकी बनावट कैसी है। और इसमें अपन सबसे पहले कैथोड पढ़ा है, और कैथोड में सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि पढ़ी है, अब पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष, अर्थात सेकंड नंबर का मेथड जो है, सेकंड नंबर की जो विधि है वो पढ़ेंगे यहाँ अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्या लिखोगे, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हीटिंग। अब इनडायरेक्ट हीटेड की बात करते हैं तो यहाँ जो कंडीशंस होगी वो क्या होगी इनडायरेक्ट हीटेड में। तो यहाँ देखो, इनडायरेक्ट का मतलब हुआ था अप्रत्यक्ष। दोस्तों क्या होगा, अप्रत्यक्ष, है ना, अप्रत्यक्ष उष्मित। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष उष्मित जो विधि है इसी की ही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। अब आपको यहाँ तो साफ दिख रहा, लेकिन कंडीशंस आपको और भी ध्यान से समझने की है, विषय आपका समझने का है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ, इसमें एक इसका सिंबल्स है। आप सिंबल्स में क्या है यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका सिंबल्स। अगर मैं बात करूँ तो इसका सिंबल्स कैसा होगा, किस तरह से बनावट होगी, इस पर परिचर्चा अपन करते हैं। तो आपको साफ शब्दों में देखना पड़ेगा, अप्रत्यक्ष रूप से जो विधि है इसमें इस टाइप के सिंबल्स बने होंगे। पहली बात तो कि ये दो जो सिंबल्स होंगे, पहली स्टेप तो कि आकार में जो होगी बेलनाकार में होगा। कैसा होगा, बेलनाकार। तो इस टाइप का सिंबल होगा, नेचुरल सी बात है, बेलन के आकार का इस टाइप का सिंबल होगा, बेलन के आकार का। तो ये रहा बेलन, ठीक है, डन। और ये है रहा बेलन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों की स्टेप में अपने यहाँ पर बेलन के आकार का देख ले, लेकिन इसके अंदर लगाएंगे कोयल। अब जब कोयल लगाएंगे तो सेम स्टेप आपकी आ जाएगी। चलिए जी, कौन सी स्टेप आएगी मैं बता ही देता हूँ। चलिए, यहाँ से अपन ये लिया कोयल का रोल यही होता है, जैसा कि देखते आए हो, पिछली बार भी मैंने अभी भी बनाया थोड़ी देर पहले। तो ये है आपका इसका कोयल का रोल। ठीक है, अब कोयल का रोल है तो एक तो यहाँ पर ये चली गई, कोई दिक्कत नहीं, एक इधर ही निकाल दिया गया, यहाँ से ये निकाल दिया गया, और एक जो है आपके यहाँ से ऐसे आएगी, और ऐसे ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपके यहाँ पर ये होता है। तो ये जो आता अप्रत्यक्ष है, डायरेक्ट नहीं है, उष्मित तो है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप पे। तो ये बात है। एक और जरूरी नहीं कि इसी टाइप का हो, ऐसे भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल ही रहेगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना रूप बदल सकते हैं, लेकिन रहेगा कौन सा, सिलेंड्रिकल ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। चलिए, यहाँ तक देख लिया। तो ये आपका सिलेंड्रिकल है, और इसी में ही यहाँ पर इस टाइप से भी हो सकता है। कैसे देखिए, जैसे मैं बता भी देता हूँ आपको, ये लीजिएगा और लास्ट तक लीजिएगा, यहाँ ये आपका हो गया, और यहाँ से ये और लीजिएगा, लास्ट तक लीजिएगा, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ से लेना है, ध्यान रखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस टाइप का भी आपका होता है। और यहाँ अगर बात करें तो पहली बात की यहाँ जो ये जो चीज़ है ना, ये कैथोड है। क्या है, इसको बोलते हैं अपन, इन दोनों सिरों को इसको बोलते हैं, इसका भी ये सिरा, और जिसको मैं निशान लगा देता हूँ, और इसका भी ये सिरा। अब ये सिरे का मतलब ये भी सिरा हो सकता है, वो भी सिरा हो सकता है, तो इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, ये प्लस वाला टर्मिनल हो गया। लेकिन यहाँ अगर बात करता हूँ तो यहाँ ये जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग हो या फिर ये वाला भाग हो, तो ये साफ साफ दिख रहा है आपको, ये क्या है, तंतु है। तो इसको तंतु को तंतु ही तो बोलेंगे, फिलामेंट बोल देंगे। ठीक है, तो आपको ये टंगस्टन का ही, किसका है, ये टंगस्टन का ही, डब्लू वोल्फ्रामाइट इसका इसका होता है। तो ये बात आपको क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये सिंबल्स बता, जो कि मैंने बता दी कि भाई ये तो क्या है आपका इसका सिंबल है।
जिसको इस तरह से व्यक्त किया जाता है। अब सिंबल वाली बात तो आपको क्लियर हो गई, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। तो अपने पास देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन है जिसको अपन परिचर्चा में ले सकते हैं। आगे में सबसे पहला कि भाई ये होता कैसे है, जैसे वो प्रचलित हुआ, इसमें भी कुछ न कुछ ऐसी ही चीज़ें होगी। सबसे पहले इसमें जो तंतु प्रयोग में लाया जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो तंतु की अगर बात करें तो तंतु में सीधा सीधा आपको भी लिखना है टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। अब ये टंगस्टन कहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आंतरिक होगा ये। क्या? ये आंतरिक तंतु है। ठीक है, आंतरिक तंतु। ठीक है, ये बात आपको मैं स्पष्ट लिख दिया कोष्टक में। एक और तंतु होगा इसमें, तो यहाँ पर तंतु तो होगा, लेकिन तंतु के रूप में यहाँ पर एक मेटल होगा जिससे बनावट होगी। क्या? मेटल। और मैं बताता हूँ यहाँ पर निकिल का होगा, या तो क्या होगा, निकिल होगी। यहाँ निकिल नहीं दे रखा है, तो यह यूं करके लिख सकते हैं मिश्र धातु। क्या होगा? मिश्र धातु। अगर निकिल नहीं ले रखा है तो मिश्र धातु अपन यहाँ कर सकते हैं। तो ये आपका दोनों में से कोई से कभी बाहरी भाग यहाँ पर बना हो सकता है। निकिल नहीं है तो कौन सा आपके मिश्र धातु आपका हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी ये बाहरी भाग हो सकता है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ आपके यहाँ निकिल। ठीक है, ये रहा निकिल। और निकिल अगर नहीं है तो यहाँ पर मैं यह लिख देता हूँ मिश्र धातु। और मिश्र धातु ये दोनों की दोनों अगर जो बने होते हैं, तो यहाँ ये बाहरी की बात कर रहा हूँ मैं, ये बाह्य भाग की बात कर रहा हूँ, बाहरी। ठीक है, आकार में अगर बात करूँ आपसे, आकार में, ठीक है, अगर किसकी बात करता हूँ, आकार की, तो आकार में अगर बात करूँ तो ध्यान देना है कि भाई आकार की क्या कंडीशंस आएगी। तो आकार में आपको साफ शब्दों में लिखना है ना, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार, खोखला, बेलनाकार, खोखला, ये भी ध्यान रखना, खोखला, खोखला, भरा हुआ नहीं है, खोखला, ऐसा आकार है। बेलनाकार भी है, खोखला भी है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो आकार में भी कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है। मैं और बात करना चाहता हूँ यहाँ पर आकार को लेकर के, जो अपने था क्लियर, वो भी क्लियर कर लिया। अब ये कार्य कब करेगा, ये जो कार्य करेगा तो ये कब करेगा, आखिरकार इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो है कब जाकर करेगा, ये कैसे स्टेप में करेगा। तो इतना सा कि आपको ध्यान रखना था, बस ज़्यादा नहीं रखना था। कार्य में अपन क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये लीजिएगा कार्य। कार्य जो करेगा तो ये 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, 800 डिग्री सेल्सियस से यहाँ 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने पर, गर्म होने पर, गर्म होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू कर देगा, उत्सर्जन करना शुरू कर देगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो दोनों चीजें लिख दे कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू कब किया इसने, जब अर्थार्थ कार्य करना शुरू कर देगा। अर्थार्थ अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर अर्थार्थ में क्या करने लगेगा, अर्थार्थ ना लिखिए यहाँ, अर्थार्थ कार्य करना शुरू कर देगा, अर्थार्थ कार्य करना शुरू कर देगा, ये स्टेप आपके साथ आ जाएगी। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी है, आपको समझने का फर्क है कि किस तरह की स्टेप आपके साथ में हो रही। तो मैं जो आपके लिए लेकर के आया हूँ, एक एक चीज़ को क्लेरिफाई कर रहा हूँ, और उसी से क्वेश्चन जब बनते हैं तो आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण होता है कि सर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखाऊंगा, लेकिन इसका एक स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो लिखने में। उम्मीद है आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ें अभी तक मैंने पढ़ाई आपको, इसमें 3 चीज़ें पढ़ाई है। सबसे पहला आपको ये लाया हूँ कि डायोड वाल्व किसे कहते हैं, तो धारा को एक ही दिशा में बदलना या फिर एसी को डीसी में बदलना। भाग 2 है, एक टर्मिनल होता है जिसमें एनोड और कैथोड 2 टर्मिनल होते हैं। फिलामेंट आपके जो होता है इसमें जो टंगस्टन का बनाता हो, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव 2 टर्मिनल हो गए, फिलामेंट हो गए जो सिंबल्स के रूप में है। कार्य इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, यहाँ नेगेटिव की कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड में नेगेटिव ऋणात्मक कहा जाता है, इसका कार्य होता है इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करना। हम आपसे कहा जाए विधि है इसमें, ये विधियाँ 2 होती है। पहली विधि डायरेक्ट
डायरेक्ट वाली, दूसरी इनडायरेक्ट वाली। तो इन विधियों के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा किया हूँ। ये रहा यहाँ पर डायरेक्ट में यहाँ पर बात की थी, और डायरेक्ट में बात की तो यहाँ पर जो तंतु है टंगस्टन का था और इस टाइप से बनी हुई थी। यहाँ पर तंतु जो गर्म होता तो धारा प्रवाह होने पर जब यहाँ पर 2100 से 2200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा तो ये कार्य करने लग जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू कर देगा। इस तरह से जो है कार्य करता है। अब थ्योरियम आरोपित अगर तंतु प्रयोग में किया गया है तो यहाँ थ्योरियम वाला जो है 1500-1600 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करना लग जाएगा और यह इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगेगा, अर्थात कार्य करना लगेगा। इसके बाद यहाँ पर ये इनडायरेक्ट वाला आ गया। इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष उष्मित वाले की कंडीशन करते हैं तो यहाँ पर तंतु टंगस्टन का अर्थात आंतरिक वाला होता है। यहाँ पर जो इंटरनल टंगस्टन ये है, ये आंतरिक तंतु टंगस्टन का बना होता है। तंतु जो होता है मेटल में निकिल होता है, क्या होता है निकिल होता है, जो बाहरी होता है वो मेटल में निकिल या फिर मिश्र धातु का बना होता है, ये बाहरी वाला भाग होता है। आकार की बात करते हैं तो ये सिलेंड्रिकल खोखला होता है जो आपको दिख ही रहा। इसके बाद बात कर कार्य 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म होकर के कार्य करना अर्थात इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना शुरू कर देता है और अर्थात यहाँ पर ये कार्य करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वेश्चन पर मैं पर चर्चा कर देता हूँ। चलिए आइए डायोड वाल में जो क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। अच्छा, डायोड वाल में क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट और आपका में बनता है, वो है कैथोड के बाद एनोड क्या आता है। यहाँ पर एनोड ये आपका दूसरे नंबर का पॉइंट है। पहले मैं एक पॉइंट और आपको कर देता हूँ क्लियर। एनोड, हाँ जी, एनोड क्या होता है इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। एनोड को क्या कहते हैं, इसका भी एक उपनाम है दोस्तों, इसका भी एक उपनाम है। उपनाम में अगर इसको कहते हैं तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है इसी को ही एनोड कहते हैं। इसको यहाँ यूँ कह सकते हैं धनात्मक। क्या होते हैं, धनात्मक। इसकी एक विशेष खासियत है, इसकी विशेष खासियत क्या है मैं बताना चाहता हूँ। पॉइंट पे बात कर रहे हैं अपन यहाँ, तो सबसे पहले मैं बात बता रहा हूँ इसका जो है ये किस पदार्थ का बना होता है। अगर आपसे पूछे पहला पॉइंट कि किसका बना होता है तो यहाँ ये पॉइंट आपका बन जाता है जी। अगर पदार्थ की बात करता हूँ तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप भी जानते होंगे निकिल का बना हुआ। किसका, निकिल का जी। इसमें आपको ध्यान रखना है, या तो आप निकिल क्लिक कीजिएगा और निकिल नहीं दिया है तो कोई भी बात नहीं है, आपको बताना मोलिब्डेनम, ब्लैडिनम, ठीक है, मोलिब्डेनम। इन दोनों में से कोई भी एक पदार्थ का बना होगा। या तो सबसे पहले बात करते हैं तो निकिल की, और निकिल की नहीं है तो फिर मोलिब्डेनम क्या जाएगी। दोनों में से कोई भी एक पदार्थ का यहाँ यूज किया जा सकता है। चलिए मैं दूसरी स्टेप पर अगर बात करता हूँ तो एक और चीज़ आती है आपके सामने एनोड में ही। ये कार्य कब करता है और कैसे करता है, इसका कार्य क्या है। एक्चुअल में अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ एनोड का क्या कार्य है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने का कार्य खाता है। किसका, कैथोड था। कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या करता, आकर्षित करके संग्रहित करने का कार्य करता है, ठीक है। कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके संग्रहित करना, ये इसका कार्य होता है। बिल्कुल। अब इसने क्या किया, संग्रहित किया। कारण है इसका, भाई ऐसे क्यों करता है ये, इसकी वजह है, इसका कारण है क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होता है। इसलिए एनोड धनात्मक होने के कारण इसे आकर्षित करके
आकर्षित करके करके संग्रहित कर लेता है, कर लेता है, और यही इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात की है अभी आपसे। तो सबसे पहले एनोड आपको बताया, यहाँ इसमें देखिएगा इसका यूज़ आपको बता दिया कि एनोड कैथोड के बारे में बताकर एनोड के बारे में बताया, और इसका मोस्टली जो है आपको यहाँ पर सारा डिक्लेरेशन मैंने दे दिया है। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी, और मैं यही चाहता हूँ कि आगे इस पर और ध्यान दे, तो और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इस पर ध्यान दे। तो क्वेश्चंस की अगर बात करता हूँ तो ये लीजिएगा, क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है, पहला नंबर पे ही अपन जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, है ना, यूँ है, यूँ था कि डायोड वाल्व ठीक है, डायोड वाल्व में आपको बताना है क्वेश्चंस में, देखिएगा साफ शब्दों में, डायोड वाल्व में एनोड का कार्य है, ये आपको बताना, बस इतना सा का आंसर है। इसमें है धारा संग्रह, बी नंबर का है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, सी नंबर का है, ठीक है, पहला है धारा संग्रह, दूसरा है ना, ठीक है। अब क्या होता है, देखो दो कंडीशंस आपके है ना, इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जन, धारा संग्रह, ए व बी बोथ कंडीशन दोनों। डी आपके ध्यान देना है, यहाँ डी आपको ये ध्यान देना है कि क्या चीज़ इस तरह से कंडीशंस आपकी अप्लाइड होगी जो आपको देखना है, ठीक है। ऊष्मा उत्सर्जन, ये है आपका आंसर। अब बताओ, आप इसमें क्लिक कीजिएगा, और ये आपके जो है DMRC 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। अब आप क्लिक कीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पता है, यहाँ एनोड का पूछा, और एनोड का पूछा तो थोड़ी देर पहले बताया है, तो क्या करता है ये प्राप्त जो है इलेक्ट्रॉनों को धारा संग्रहण, मतलब जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करा तो धारा को संग्रहित तो कर रहा, तो आंसर आपका यही हुआ। क्या दिक्कत है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आई थिंक मैं जहाँ तक समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका था यहाँ तक। अब अपन और इसमें आगे बात करते हैं। तो इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट टू पॉइंट बात की है, और यहाँ पर प्रत्येक चीज़ को पहले नंबर से ही स्टार्ट से लिया, यहाँ से पहला नंबर का आपको ये बताया, दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर इस तरह से बताया, तीसरे नंबर पे ये चीज़ बताई, चौथे पे ये बताई, और पाँचवें पे क्वेश्चन बताया। और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपसे कभी भी पूछ लिया जाता है। देखिएगा एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ, अगला पॉइंट पे ही चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो आइए मेरे साथ में, अगर आपसे पूछे कि डायोड वाल्व का कार्य सिद्धांत, डायोड वाल्व चल रहा अपना, तो इसका कार्य सिद्धांत की अगर बात करें तो कार्य सिद्धांत तब होगा, ये जो सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो ये है थर्मोनिक। किस सिद्धांत पर? थर्मोनिक, ठीक है। अब थर्मोनिक क्या होगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। थर्मोनिक सिद्धांत पर कार्य करेगा, किस पर? थर्मोनिक सिद्धांत पर कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मोनिक सिद्धांत पर ही कार्य करेगा। थर्मोनिक को अपन यहाँ पर और भी अन्य नाम दे सकते हैं, जैसे हीटिंग, है ना, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना, या हीटिंग प्रिंसिपल इफेक्ट यहाँ पर बोल सकते हैं। यूँ बोले तो हिंदी में इसका और नाम है ऊष्मीय प्रभाव। क्या है? ऊष्मीय प्रभाव। ध्यान से देखिएगा, ऊष्मीय प्रभाव। एक और बात बोलते हैं तो इसका जो आता है थर्मल प्रभाव। क्या आता? थर्मल प्रभाव, ठीक है। एक और बात आता है तो यहाँ पर आता है इसका तापीय प्रभाव। क्या आता है? तापीय प्रभाव।
तापीय प्रभाव। इस प्रकार से कोई भी प्रभाव आ जाए तो आपको क्लिक कर देना है कि इसका कार्य सिद्धांत जो होता है थर्मोओनिक सिद्धांत अर्थात वाल्व के सिद्धांत पर ही डायोड वाल्व कार्य करता है। क्योंकि कारण है इसका कारण, क्योंकि इसमें जो तंतु है ना वो प्रयोग में लाया जाता है, और तंतु जो होता है वो होता है टंगस्टन का। आप अच्छी तरह से जानते हो, जो कि मैंने लिखा ही दिया। और टंगस्टन जो है जब धारा प्रवाहित होगी तो वो गर्म होगा, और गर्म होगा तो यहाँ थर्मोओनिक प्रभाव लागू होगा, और मैं भी जाकर आपके यहाँ पर 800 से 900 डिग्री 800 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस पर कम से कम कार्य करेगा। एक और बात बताऊँ इसमें यहाँ पर 2100 से 2200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। 2100 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस तक ये वर्क करता है। इसका मतलब ये ऊष्मा ही तो उत्पन्न कर रहा। तो ये सारे के सारे जो है इसके कार्य हुए, क्या हुए, टंगस्टन तंतु के। ये अपने यहाँ पर किसके बारे में बात की, कार्य के बारे में। तो प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर, यहाँ पर थर्मल इफेक्ट पर, उसने तापीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो आपको ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। एक और बात बताऊं आपको इसमें ही, देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा मैं, तो एक और चीज़ आपके सामने लाता हूँ। चलिए मैं लेके आता हूँ कि इसमें एक चीज़ आप ध्यान से देखना, गौर से समझना बात को। यूँ है कि अप्रत्यक्ष में नोट डाल के लिखना चाहता हूँ इस बिंदु को। एक होता अप्रत्यक्ष, क्या होता अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट किसे कहेंगे, ध्यान रखना, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि यहाँ इनडायरेक्ट का अगर जिक्र किया जाए तो अप्रत्यक्ष किसे कहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना। अप्रत्यक्ष में मैं साफ शब्दों में अगर बात करूं तो अप्रत्यक्ष की जो कंडीशंस आपकी यहाँ पर लागू होती है उसको देखेंगे ध्यान से। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को के लिए ऊष्मा कार्यकारी जो करना हो उसके लिए एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली में ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष प्रणाली की बात कर रहा हूँ। अप्रत्यक्ष प्रणाली में एसी व डीसी दोनों प्रकार की विद्युत सप्लाई देकर विद्युत सप्लाई देकर ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है, देकर ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो कैसी स्टेप आपके साथ होती है, तो किसी प्रकार से यहाँ ऊष्मा को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं दोस्तों। तो एक सिद्धांत वाला जो है एग्जाम में पूछा हुआ, एक आपको मैंने अभी बताया एनोड वाला, कैथोड वाला भी पूछा हुआ। तो ये क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ वाल्व में जो है कौन तंतु किसका बना होता है। वाल्व डायोड वाल्व में उपयोगी तंतु की धातु का बना होता है, तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर इसी आधार पर देखना, तो लिखना, हाँ देखना है ना। क्वेश्चन देखिए अगला में एक दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है ना। देखिएगा डायोड वाल्व में उपयोगी ऊष्मक तंतु किस का बना होता है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, ऊष्मा की जो तंतु वो किसका बना होता है। एक्चुअल में जो ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए तो वहाँ पर आएगा निकिल, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा जो आता है वो आता है मोलिब्डेनम, ठीक है। और तीसरा जब आएगा यहाँ तो वो आएगा यहाँ पर, देखो मोलिब्डेनम और निकिल, यहाँ ध्यान से देखने की बात है। मोलिब्डेनम, निकिल, और एक चीज और आती है यहाँ हमें जिसका जिक्र कराया, डायोड वाल्व में उपयोगी ऊष्मक तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन। और एक आता है यहाँ टंगस्टन डी नाइक्रोम, ठीक है। तो आपको बताना ये क्वेश्चन से एग्जाम एएलपी में पूछा हुआ, एएलपी 2019 लोकोपाइड एंड टेक्नीशियन में भी ये आया था। दोनों के दोनों ही सेम पेपर थे, टेक्नीशियन एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की स्टेप आपको देखनी है।
तो दोस्तों मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आता है और उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपको यहाँ ये क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस टाइप से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, लेकिन मैं शुरू से लेकर के एंड तक आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ और उसी में आपको यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने सारी की सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर बता दी और इस टाइप से जो है एक एक चीज़ को लेकर के विस्तार से अपन यहाँ पर चल रहे हैं। और वही चीज़ सबसे पहले मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया, दूसरा बिंदु ये लीजिएगा, तीसरा बिंदु ये लीजिएगा, चौथा बिंदु ये लीजिएगा, पांचवा ये लीजिएगा, छठा ये लीजिएगा। इस टाइप से आप यहाँ पर एक एक चीज़ का रिवीजन भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आपके ये था, ठीक है ना। एक्स्ट्रा अगर पॉइंट अपन पढ़ते हैं तो एक और पॉइंट अपने सामने आ जाता है कि डायोड वाल्व का उपयोग रेक्टिफायर की बात। ठीक है, ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन इसमें आराम से, डायोड वाल्व का उपयोग रेक्टिफायर की बात, रेक्टिफायर की बात। अब रेक्टिफायर में भी इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, ठीक है, डायोड वाल्व का उपयोग रेक्टिफायर। तो ये देखिए इसकी तरह जो है डायोड वाल्व का जो यूज कर रहे हैं वो रेक्टिफायर की तरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना, इसका मतलब इसका यूज जनरली यही होगा, पहले की धारा को एक ही दिशा में, धारा को एक ही दिशा में बदलना, यही कार्य होगा सामान्य अगर रूप से बात करें, धारा को एक ही दिशा में बदलना। अगर दूसरे नंबर पर पॉइंट पर अगर बात करें तो यहाँ आ जाएगा एसी को डीसी में बदलना, डीसी में बदलना। तो पहला आपको क्लियर हो गया, दूसरा आपको क्लियर हो गया, ये कार्य। लेकिन एक बात बताना, ये डायोड वाल्व का कार्य है, इसका मतलब जो डायोड वाल्व होता है, वो जो डायोड वाल्व जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, ये डायोड वाल्व का जो है कार्य है। लेकिन यहाँ इस डायोड वाल्व का जो यूज करते हैं वो रेक्टिफायर की भांति यूज करते हैं। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अर्थात इसका जो यूज अगर करेंगे तो सही कंडीशन में, यूं कहे पहली लैंग्वेज में, तो एक तो ये आ जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में जो आजकल डायोड प्रयोग में किया जा रहा है। दूसरा एक आता है ब्रिज रेक्टिफायर में, ब्रिज मतलब सेतु, ब्रिज मतलब क्या होता है, सेतु रेक्टिफायर। ठीक है, तो यहाँ है ना, तो सेतु में किया जाता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों की दोनों ही यहाँ अपन क्लियर कर रहे हैं, तो दोनों में ही यहाँ पर उपयोग करते हैं, तो ब्रिज रेक्टिफायर। तो इस तरह से आप दोनों को ही क्लिक कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ये तो बात आप समझ गए कि पूर्ण तरंग मतलब होता है, हिंदी में अगर कहे तो पूर्ण तरंग, और हिंदी में अगर इसको कहे तो सेतु। ठीक है, तो इन दोनों में जो है सेतुदिष्टकारी में इनका यूज किया जाता है। लेकिन अब ये प्रचलन खत्म हो गया, प्रचलन खत्म हो गया, और इसका स्थान जो है किसने ले लिया, स्थान अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में इसका स्थान किसने ले लिया, तो डायोड वाल्व का स्थान केवल और केवल किसने ले लिया, डायोड ने ले लिया। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब रही बात है कि डायोड वाल्व होता कैसा है, ये सॉरी रेक्टिफायर परिपथ में डायोड वाल्व का किस तरह से उपयोग करते हैं। तो आइए मेरे साथ एक चित्र बनाता हूँ, उससे आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहला इसमें एक मैं ट्रांसफॉर्मर बना देता हूँ, और ट्रांसफॉर्मर के लिए ये कंडीशंस अप्लाइड होगी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर को अपन यहाँ पर ऐसी दे दी। ठीक है, चलिए ट्रांसफॉर्मर का जब जिक्र आता है तो इस टाइप की उसकी जो है बनावट हो जाती है। यहाँ से अगर जिक्र करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर में भी ये ही, इधर भी प्राथमिक और सेकेंडरी इस टाइप से लपेट होती है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, यहाँ अगर आगे चलते हैं तो इस तरह की एक और स्टेप आपके सामने हो जाएगी। अच्छा, वो स्टेप कौन सी होगी इस पर अपन को ध्यान देना है। तो यहाँ से चले आगे और इसमें थोड़ा सा नीचे लिया, और थोड़ा सा नीचे लेते ही आपकी स्टेप ये वाली हो जाएगी। अब ये वाली में तो आप अच्छी तरह जानते हो, ऊपर वाला जो सिरा है इसका मतलब ये आपका हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। तो इधर वाला जो सिरा है वो किसका हो जाएगा, यहाँ पर वो माइनस का हो जाएगा। तो ये सिरा चल पड़ा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज कंडीशन में जो है चल पड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक तो अपने ऐसा कैसा ऐड कर दिया जैसा था। अब यहाँ जब कर दिया तो इसमें एक और सिरा बनता है, तो यहाँ इस टाइप से, यहाँ इस टाइप से, ये जो है अपने तंतु वाला बनता है। अब तंतु वाला बनता है तो ये स्टेप आपको समझना होगा, थोड़ा सा इस पर गौर फरमाना होगा कि कैसे बनेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं सॉरी एक मिनट, चलिए एक चीज़ ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा।
ये लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा दोबारा से इसको बनाता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं, लाइन बड़ी आ गई थी थोड़ी सी, ये सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें मैं यहाँ से इसको इधर लेता हूँ। अब यहाँ से इसको इधर क्यों लिया है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ और लगाना है। कुछ और क्या लगाना है, इस पर भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ एक आर एक एल सी लगाना। अब दो चीज़ें हैं आपके सामने, ये तो आपके सामने वेव के रूप में चल ही रहा, इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं रही, नहीं आ रही ना। तो आगे देखेंगे क्या क्या आता है इसमें। तो इसमें एक और मैं बना देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एक एक चीज़ को अपने यहाँ समझते हैं। तो मैं यहाँ लेता हूँ एक, तो चलो यहाँ से इसको लूँ पहले, चल लीजिए, तो ये ले लीजिए अपने यहाँ, इसको काटना नहीं है, ऐसे ऐसे क्रॉस करना। तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई इसको काटा नहीं है, और इसमें मैं यहाँ 2-3 लपेट डाल दिया, फिर यहाँ लिया, फिर इसको काटना नहीं है, आगे बढ़े और इस तरह से बढ़ करके यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ जा कर के और यहाँ बीच में एक लोड डाल देते हैं, आर और एल वाला, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया, ये टर्मिनल हो गया, ये इस तरह से जो है बना देते हैं। यहाँ ये अपन जो प्राप्त करते हैं आउटपुट प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, आउटपुट, और वो भी अपन यहाँ प्राप्त करेंगे डीसी, कौन सा, डीसी आउटपुट, है ना। यहाँ दे कौन सा रहते, एसी, और वो भी क्या है, इनपुट दे रहे थे, क्या बोलते, इनपुट। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ ट्रांसफार्मर था, इसको इस तरह से लाया है। यहाँ पर यहाँ 300 वोल्टेज के लगभग होता था, लेकिन यहाँ से इस 300 वोल्टेज में यहाँ 500 वोल्टेज कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से जो है यहाँ एसी को डीसी में बदला गया, और ये कंडीशन सारी के सारी जो है रेक्टिफायर परिपथ में करते थे। लेकिन इस डायोड वाल्व का स्थान वर्तमान में जो है डायोड ने ले लिया है। आपको पता है रेक्टिफायर परिपथ जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, और ब्रिज रेक्टिफायर और आपके 3 फेज रेक्टिफायर, इस टाइप के 4 प्रकार के रेक्टिफायर में पढ़ाऊंगा। लेकिन आप यहाँ एक दृष्टि से, प्रथम दृष्टि में देख करके क्लियर कर सकते हो कि भाई किस तरह का है, स्क्रीनशॉट बनता है, ले लीजिएगा, बढ़िया ले लिया। तो आगे और बात करते हैं इसमें ही। देखिएगा आपके सामने मैंने जो चीज़ें अभी तक पढ़ाई है, इन सब पर मैंने एक एक चीज़ को क्लियर करके बताया है। सबसे पहला जो पॉइंट था आपका, यहाँ से स्टार्ट किया था, और मैं बताया कि यहाँ डायोड वाल्व का कार्य, एक बार मैं रिवीजन करा, डायोड वाल्व का कार्य धारा को एक ही दिशा में, अर्थात एसी को डीसी में, इसके 2 भाग होते हैं, टर्मिनल और यहाँ फिलामेंट। टर्मिनल 2 होते हैं, एनोड और कैथोड। यहाँ इसमें तंतु आपका जो टंगस्टन का बना होता है। सबसे पहले कैथोड, इसका नाम है नेगेटिव टर्मिनल, अर्थात ऋणात्मक। कार्य होता है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना है। विधियाँ इसमें 2 प्रयोग जाती, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। यहाँ 2 विधियाँ प्रयोग जाती। सबसे पहले डायरेक्ट हीटिंग, जो प्रत्यक्ष उष्मित है, इसमें तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का तंतु जो है गर्म धारा के प्रवाह होने पर होता। कार्य क्या है इसमें, जब 2100 से 2200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या गर्म हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगता है, अर्थात कार्य करने लगता है। अच्छा थ्योरीम आलेपित अगर कर दिया तो उसमें जो है 1500 से 1600 डिग्री टेम्परेचर पर ही ये कार्य करने लगेगा, अर्थात क्या, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आता है इनडायरेक्ट हीटिंग, मतलब प्रत्यक्ष। तो इसमें आता है तंतु टंगस्टन का, आंतरिक है, आंतरिक जो होता है ये आपका टंगस्टन का होता है, जिसकी बाहरी जो होता है वो निकिल का, अर्थात मिश्र धातु का बना होता है, ये बाहरी वाला। इंटरनल वाला जो है आपका टंगस्टन का होता है। आकार में बेलनाकार जो है खोखला होता है। कार्य 800 डिग्री से 900 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, गर्म होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगता है। तो यहाँ पर भी वही थर्मोनिक सिद्धांत पर ही कार्य कर रहा है। नेक्स्ट इसके आगे मैंने बताया है कि जब कैथोड का हो गया दोनों प्रकार का, तो एनोड का बाद, एनोड का उपनाम पॉजिटिव है, धनात्मक है, पदार्थ निकिल या मोलिब्डेनम, है ना। तो यहाँ पर कार्य है कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके संग्रहित करना। कारण क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा माइनस से प्लस की ओर होता है, और इसी की एक वजह है कि यहाँ पर, अर्थात इसमें जो है एक वजह भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम जो है आवेश पाया जाता है, और ये इसी के कारण जो है माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया मैंने। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो क्या आएगा, नेक्स्ट में आपके यहाँ सामने है, देखिएगा ये तो आपने ले लिया। इसके बाद ये है, ठीक है, डायोड वालों को, डायोड वाल में एनोड का कार्य, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, धारा संग्रहण करना, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना, ए बी बहुत ही है उसमें उत्सर्जन। तो आपने यहाँ DMRC माया धारा संग्रहण आंसर क्लिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आपके साथ में अगला है कार्य सिद्धांत क्या है। तो आपसे पूछा जाए कि थर्मोनिक सिद्धांत पर हीटिंग, उसमें या थर्मल या तापीय, उसमें से कोई भी है। कारण क्योंकि इसमें टंगस्टन तंतु प्रयोग में लाया जाता है, और ये 800 से लेकर के 900, 900 से मतलब 2100 से 2200 तक भी टेम्परेचर पर ये कार्य करता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही ना,
कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो इसमें आगे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, डायोड वालों का उपयोगी यहाँ पर उपयोग देखिए किस तरह से का यहाँ पर। तो उपयोगी उष्मक तंतु है, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर जो दोगे तो वो क्या दोगे, ध्यान रखना टंगस्टन। क्या दोगे, टंगस्टन। इसका आंसर नहीं दिया था आपने, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, अगर नहीं दिया तो टंगस्टन ही होगा इसका आंसर। क्या होगा, टंगस्टन। नाइक्रोम नहीं होगा, मोलिब्डेनम, निकिल नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, टंगस्टन, जो कि खूब लिखा है, मैंने जी भर के पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं बताता हूँ, लास्ट में है डायोड वाल्व का रेक्टिफायर की तरह उपयोग करेंगे तो धारा को एक ही दिशा में, एसी को डीसी में, फुल वेव और हाफ वेव जो फुल वेव और ब्रिज जो रेक्टिफायर में इसका प्रयोग करते थे, लेकिन वर्तमान में इसका स्थान डायोड ने ले लिया, तो अब ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात है आपको नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात पसंद आई, तो इसको अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई भी कमी मत रखना। आपको ये बात तो समझ आ ही रही ना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आपको अगर बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इस तरह से जो है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए मैसेज। इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो प्राप्त करने के लिए सभी जो है, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप यहाँ इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन यहाँ पर जहाँ ऐप पर जाइए, ऐप का नाम है जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज, या फिर यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो, तो वो है यूट्यूब पर, ऐप पर जाओगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। ऑफलाइन बुक उपलब्ध है दोस्तों, अगर ऑफलाइन चाहिए तो आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर हमारी बुक उपलब्ध है, उसे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको ये सारी क्लासेज जो है लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह से जो मिल रही है, वो मिल रही है जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज कोटा राजस्थान के द्वारा। कोई भी असुविधा से बचने के लिए आप जो है 7414095095 या फिर 72220707, या फिर अगर मेरे से बात करना तो 8561079101 पर भी बात कर सकते हो। 101 इमरजेंसी नंबर पर आप मेरे से बात कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी इसी क्रम में। तो आपको ये बात तो समझ में आई गई है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई तो एक जो है आपके लिए बहुत ही शानदार जो है मैं लाता हूँ मैसेज, जो कि आपके जीवन के लिए कहीं न कहीं काम आए शायद, और इसी तलाश में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज भी क्या है, बुलंदियाँ खुद ही तलाश लेगी आपको, बुलंदियाँ खुद ही तलाश लेगी आपको, बस मौका न छोड़ना, बस मौका न छोड़ना, मुश्किलों में भी मुस्कुराने का, अर्थात हर समय आप संघर्ष करते रहना और एक जैसा बने रहना। बस यही मैसेज आज का। प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। आज के लिए तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।